बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज थ्योरम 11.1.3 हमने करना है। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कॉमा से पहले जो चीज़ होती है वो गिवन होती है, और गिवन में आपको क्या दिया गया है? एक ट्रायंगल। ट्रायंगल की दो साइड्स दी गई हैं और उन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स लिए गए हैं और उन मिड पॉइंट्स को जॉइन किया गया है एक लाइन सेगमेंट से। ठीक है, तो वो जो लाइन सेगमेंट है इज़ पैरेलल टू दी थर्ड साइड एंड इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। यानी वो लाइन सेगमेंट जो है उसकी लेंथ थर्ड साइड की लेंथ के पैरेलल भी है और उसका हाफ भी है। रिपीट करते हैं इसको। इस थ्योरम में ये कहा गया है कि एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स लेनी है आपने, उन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स लेने हैं एल एंड एम। ठीक है, और एल एंड एम यानी उन दोनों मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको आपने प्रूव करना है कि वो उस ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल भी है, और लेंथ अगर देखी जाए तो तीसरी साइड की जो लेंथ है उसका हाफ है एल एम। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की आपने कितनी साइड्स लेनी है? ये वाली दो साइड्स लेनी है। इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स लेने हैं, मिड पॉइंट्स को जोड़ देना है। जिस लाइन से आप जोड़ रहे हो उस लाइन को प्रूव करना है कि वो तीसरी साइड के पैरेलल भी है और लेंथ में उसका हाफ है। तो बच्चों, इस थ्योरम में हमें गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ए बी सी। उसके बाद हमें गिवन है दो साइड्स ए बी एंड ए सी। उसके बाद हमें ए बी का मिड पॉइंट गिवन है एल एंड ए सी का मिड पॉइंट गिवन है एम, और फिर एल एंड एम को जोड़कर एक लाइन सेगमेंट बनाई गई है एल एम। ये सब क्या है? गिवन है। और इस थ्योरम में हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमने ये करना है कि वो जो लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट्स को जोड़ने से बनी है वो लाइन सेगमेंट पैरेलल है इस ट्रायंगल की तीसरी साइड। तीसरी साइड कौन सी बच गई थी? बी सी। तो एल एम बी सी का के पैरेलल भी है, और एल एम की जो लंबाई है वो बी सी की लंबाई से कितनी है? हाफ है। ये हमने प्रूव करना है, दो चीज़ें। ठीक है, तो अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसी डायग्राम में थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बताती जाऊँ। इस डायग्राम में आपने कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि एल एम को आपने प्रोड्यूस करना है। कहाँ तक? अप टू पॉइंट एन। अच्छा, जब आप इसको प्रोड्यूस करते हो अप टू पॉइंट एन, तो कितना प्रोड्यूस करना है, मीन्स कितना इसको आगे लेके जाना है? कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए। तो वो लिमिट आपने कंस्ट्रक्शन में क्या जहन में रखना है कि एल एम जितनी है उतनी आपने आगे एन एल बना देनी। ये देखें, एन एल कितनी बनाई है? जितनी एल एम है। तो ये एल एम इज इक्वल टू एन एल आपने कंस्ट्रक्शन में काम करना है। एक और काम कंस्ट्रक्शन में करना है कि एन को बी से जोड़ देना है ताकि एक ट्रायंगल बन जाए। इसके बाद आपने एक काम ये करना है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको आपने नाम देना है। यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं उनको भी आपने नाम दे देने हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब आपने क्या करना है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंपेयर करना है। ठीक है, तो बच्चों, जब आप
कंपेयर करोगे ना, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जब आप दो लाइंस को इंटरसेक्ट करते हो तो जो वो क्रॉस बनाती हैं, तो उस क्रॉस में जो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं वर्टिकल एंगल्स। ये हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी वर्टिकल एंगल्स हैं और इसी तरह से ये दो भी वर्टिकल एंगल्स हैं। अब ये क्यों इक्वल होते हैं, आप अपनी दो पेंसिल्स लें और उन पेंसिल्स को इसी तरह से एक दूसरे के साथ क्रॉस करें और फिर आप ये करें कि इस वाली पेंसिल को आप थोड़ा सा क्लोज़ लाएं दूसरी पेंसिल के। जैसे मैं यहाँ पे क्लोज़ कर रही हूँ इसके, यहाँ पे जब आप उसको क्लोज़ करोगे तो एंगल क्या होगा, ये वाला छोटा हो जाएगा उस पेंसिल के साथ। तो अब आप दूसरा एंगल चेक करें तो वो भी क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो मीन्स कि जितना आप एक एंगल को छोटा करोगे दूसरा भी उसी तरह से छोटा हो जाएगा। तो ये दो जो वर्टिकल एंगल्स हैं हमेशा हमेशा इक्वल ही रहते हैं, ठीक है। जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे तो बच्चों ये याद रखना है कि आपने एल क्या लिया था, इसका मिड पॉइंट, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट लिया था। मिड पॉइंट लेने का मतलब क्या है कि ए एल जो है वो किसके इक्वल है, बी एल के। यानी कि जब आप दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे होगे तो इस ट्रायंगल में ए एल और इस ट्रायंगल में बी एल, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कंपेयर करें तो एक ट्रायंगल का ए एल दूसरी ट्रायंगल का साइड बी एल के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से बच्चों अभी आपने कंस्ट्रक्शन में क्या काम किया था कि एल एम के इक्वल आपने क्या लिया है, एन एल। कंस्ट्रक्शन में आपने एल एम के इक्वल एन एल लिया। इससे पहले अभी हम कर चुके हैं कि ए एल इक्वल है बी एल के। तीसरी चीज़ बच्चों, दो ट्रायंगल्स को इक्वल करने के लिए तीन चीज़ों का इक्वल होना ज़रूरी होता है। तो तीसरी चीज़ यहाँ पे कौन सी है जो इक्वल है, तो यहाँ पे ये देखिए मैं अभी आपको समझाया है कि ये जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज़ कॉन्करेंट टू एंगल 2, ठीक है। ये तीन चीज़ें जब इक्वल होंगी तो ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये मैंने एक रफली सा आपको समझाया, लेकिन अब आप यही चीज़ थ्योरम के थ्रू समझें जो आपकी बुक पे किया गया है। ये देखिए गिवन में क्या है, आपको ट्रायंगल ABC दी हुई है, उसकी दो साइड्स दी हुई हैं, उनके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो मिड पॉइंट्स हैं L और M, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यूँ लिख दूँ कि AL इज़ इक्वल्स टू BL, वाई AL इज़ इक्वल्स टू BL क्यों है, क्योंकि L इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। और गिवन में एक और चीज़ लिख देती हूँ, AM इज़ इक्वल्स टू CM, ठीक है। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है M, तो इसलिए AC को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दी। ये आपको गिवन में दिया गया है। प्रूफ मैंने बच्चों आपको समझाया था कि वो जो लाइन LM है उसको हमने प्रूफ करना है कि वो BC के पैरेलल भी है और BC का हाफ है, ठीक है। LM क्या है, BC का हाफ है, ये हमने प्रूफ करना है। तीसरी चीज़ कंस्ट्रक्शन थी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, M को L से जोड़ दिया था और उसको प्रोड्यूस किया था, ML को प्रोड्यूस किया था कहाँ तक, अप टू पॉइंट N। और इस तरह से प्रोड्यूस किया था कि ML के बराबर LN होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि N को B से जोड़ दिया था। N को B से जोड़ देने के बाद एंगल्स के नाम आपको बताए थे, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट हम लोग ना ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं। ट्रायंगल BLN एंड
ट्राइंगल ALM। ये देखिए, ये BLN है और ये ALM। इन दोनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि BL इज इक्वल्स टू AL, BL इज इक्वल्स टू AL। ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि वो मिड पॉइंट था, तो इसलिए वो दोनों इक्वल हैं और मिड पॉइंट हमें गिवन में बताया गया था, तो इसलिए इसकी रीज़न आपने क्या लिखनी है, गिवन। एंगल 1 इज़ कॉन्करेंट टू एंगल 2। मैंने अभी आपको बताया है कि वर्टिकल एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, इसकी रीज़न में वर्टिकल एंगल लिख दिया। NL इज इक्वल्स टू LM, ML। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि हमने जब प्रोड्यूस किया था तो कंस्ट्रक्शन में हमने इस चीज़ को जहन में रखा था कि ये दोनों इक्वल होंगे, यानी इसी के इक्वल एक हमने पॉइंट N लिया था और NL बनाया। अब बच्चों देखिए, साइड एंगल साइड, तीन चीज़ें इक्वल हो गई। दो ट्रायंगल्स को इक्वल करने के लिए तीन चीज़ों का इक्वल होना लाजमी है। तो हमारे पास तीन चीज़ें इक्वल हुई, तो हमने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत ये कह दिया कि दोनों ट्रायंगल्स ही क्या हैं, इक्वल हैं। अब अगर दो ट्रायंगल्स इक्वल हो जाती हैं तो फिर आप क्या कहते हो, उसकी तमाम साइड्स, उसकी तमाम एंगल्स भी इक्वल हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल का एंगल 3 और इस ट्रायंगल का एंगल A, ये हम कह देते हैं कि ये इक्वल हैं। और इसकी रीज़न क्या है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दो इक्वल ट्रायंगल्स के। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल 3। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि मैंने आपको एंगल 3 क्यों बोला। मैं एंगल B भी तो बोल सकती थी क्योंकि ये B पे बन रहा है। तो बच्चों, अगर मैं एंगल B इसको नाम दे दूं, जैसे ऊपर आपने एंगल A दिया है, तो इसमें एक कन्फ्यूजन हो जाएगी क्योंकि B पे दो एंगल बन रहे हैं, एक इस ट्रायंगल में और एक इस ट्रायंगल, यानी बड़ी वाली ट्रायंगल में। देखें, B पे दो एंगल्स बन रहे हैं ना, तो इस सूरत में कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए एंगल 3 सिंप्लीफाई करने के लिए कि मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ले रही हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल ले रही हूँ, मैं दूसरी ट्रायंगल को नहीं देख रही। ठीक है, तो इसलिए एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल 3 जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा एक साइड हम ले लेते हैं NB। ये किसकी इक्वल हो जाएगी, ये AM की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दो ट्रायंगल जब इक्वल हैं तो उनकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स भी इक्वल हैं। तो हमारे पास ये साइड इस साइड की इक्वल, तो हमने पहले ही बोल दिया, कंस्ट्रक्शन में किया था। इसके अलावा BL और AL जो है ये हमें गिवन में है कि वो मिड पॉइंट की वजह से इक्वल है। अब तीसरी साइड यही बच रही थी, तो ये हम क्यों कह रहे हैं कि इक्वल है, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स ही इक्वल हैं। तो जब दो ट्रायंगल्स इक्वल हो जाती हैं तो उनकी तमाम साइड्स और तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए ये साइड जो है BN और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड AM, ये भी हम कहेंगे कि ये इक्वल हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, उनको कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हुए वहाँ से गुज़रती है तो वो दो एंगल्स बना रही होती है इस तरह से, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये मोर देन 90 है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये है 130, तो यहाँ पे ये इसका अल्टरनेट एंगल भी 130 होगा। अच्छा, अल्टरनेट एंगल जो है ना, लाइन के दूसरी साइड पे आपने बनाना है। आप ये नहीं करोगे कि इसको इसके इक्वल कर दोगे, ये गलत बात है। ये अल्टरनेट एंगल नहीं है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल लाइन के दूसरी साइड पे बनता है और ये हमेशा इक्वल होते हैं। अच्छा, अल्टरनेट एंगल किस सूरत में बनते हैं, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में बनते हैं। तो अगर ऐसा कोई केस हो जिसमें आपको दो एंगल्स इक्वल दे दिए गए हों, तो फिर आप ये कह सकते हो ना कि वो पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें
एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। इनको इंटरसेक्ट करिए ये वाली लाइन। इस लाइन में एंगल 3 बन रहा है और इस लाइन में एंगल ए बन रहा है। तो बच्चों अब गौर करें तो ये कौन से एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं ना। ये देखें यूँ, ये और ये एंगल दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमें देखें पता है कि एंगल ए और एंगल 3 इक्वल है, तो हम फिर कहेंगे कि अगर एंगल ए एंगल 3 के इक्वल है तो इट मीन्स कि ये दो पैरेलल्स के दरमियान में बनने वाले एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब आप गौर करें, एंगल ए कौन सी लाइन पे बन रहा है? एंगल ए बन रहा है ए एम पर, ठीक है। और एंगल 3 कौन सी लाइन पे बन रहा है? बी एन पर, ठीक है। एंगल ए कौन से लाइन पे बन रहा है? ए एम पे। और एंगल 3 कौन सी लाइन पे बन रहा है? बी एन पे। तो इट मीन्स कि जो ए एम है वो ए एम लाइन जो है ये पैरेलल है किसके? लाइन बी एन के, ठीक है। क्योंकि इनके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि दो पैरेलल लाइन्स हैं। तो ये देखें ए एम इज़ इक्वल्स टू बी एन या एन बी इज़ इक्वल्स टू ए एम, यहाँ पे पैरेलल कर दिया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ आपको, आपने क्या किया था? इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर किया था और इनके वर्टिकल एंगल्स को इक्वल किया, फिर इनकी ये दो साइड्स मिड पॉइंट होने की वजह से इक्वल की, और ये दो साइड्स कंस्ट्रक्शन में आपने एल एम के इक्वल एन एल लिया था, तो इसलिए इक्वल की। तीन चीज़ें इक्वल हो जाने के बाद दोनों ट्रायंगल्स को आपने इक्वल कर दिया था, और उन दोनों इक्वल ट्रायंगल्स के लिए आपने कहा कि उनके तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो आपने कौन सी साइड ली थी? आपने ये साइड ली थी, एन बी और ए एम। इनको आपने कहा कि ये इक्वल है। और एंगल आपने कौन से लिए थे? एंगल 3 इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एंगल 3 और इस ट्रायंगल का एंगल ए, ये आपने कहा था कि ये इक्वल है। दो साइड्स और दो एंगल्स को आपने कहा कि ये कॉन्क्रेंट है। दो एंगल जो कॉन्क्रेंट आए थे तो वो आपने देखा कि वो जो जिन दो लाइंस में बन रहे हैं उनको ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ, उनकी इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ वो एंगल्स बन रहे हैं, और वो एंगल्स क्या थे? अल्टरनेट एंगल्स थे। और जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि वो जिन लाइंस पे बन रहे हैं वो लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। तो इसलिए जिन दो लाइंस पे बन रहे थे, कौन सी दो लाइंस पे बन रहे थे? एन बी और ए एम पे। तो हमने ये कह दिया कि एन बी और ए एम क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अब अगर बच्चों दो लाइंस इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो फिर वो क्या बन रही होती है? पैरेललोग्राम होती है। और पैरेललोग्राम के बारे में आपको पता है कि उसमें जो दो पेयर्स होते हैं, टोटल 4 साइड्स होती हैं और 2 पेयर होते हैं साइड्स के, ठीक है। तो हर पेयर जो होता है उसकी जो 2 साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो अब आपने ये वाली 2 साइड्स जो हैं ये तो आपने प्रूव कर ली कि ये इक्वल भी हैं पैरेलल भी हैं। तो ये 2 साइड्स इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने ये प्रूव कर लिया कि वो पैरेललोग्राम है तो फिर आप कहेंगे कि ऑफ कोर्स ये 2 साइड्स क्या हैं? इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो अब बच्चों अगर आप गौर करें तो ये 2 साइड्स कौन कौन सी हैं? एन एम और बी सी। तो एन एम और बी सी अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो एन एम का जो दरमियान में टुकड़ा है एल, अगर दो लाइंस इक्वल होती हैं, सॉरी पैरेलल होती हैं, यहाँ देखें ये 2 लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटा सा टुकड़ा भी इसके पैरेलल है, या इसको थोड़ा सा लंबा करके कहूँ कि ये भी पैरेलल है, तो मीन्स कि आप उसके जितने भी टुकड़े कर लो वो सारे के सारे उसके पैरेलल ही होंगे। तो अब यहाँ पे आप गौर करें कि ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो इस लाइन का अगर मैं टुकड़ा ले लेती हूँ एल एम,
तो ये तीसरी साइड यानी बी सी के पैरेलल है। ऑफ कोर्स जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका कोई टुकड़ा भी अगर हम लेते हैं वो भी पैरेलल है। तो आपने क्या प्रूव कर लिया कि एल एम इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। और यही चीज़ हमने इस थ्योरम में प्रूव करनी थी। अब इसके अलावा अगर आप देखें कि एन एम जो है ये बी सी के इक्वल भी होना चाहिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की दो अपोजिट साइड्स हैं। तो बच्चों अगर ये इक्वल है, एन एम इज़ इक्वल्स टू बी सी, तो अगर आप गौर करें तो एन एम का हाफ है एल एम, एन एम का हाफ है क्या, एल एम, ठीक है। एन एम का हाफ है एल एम, और एन एम अगर एन एम का हाफ एल एम है तो ये फिर एल एम जो आपने लिखा है इसकी जगह आप बी सी लिख सकते हो। देखिए आपने कहा कि एन एम किसकी इक्वल है, बी सी के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, ये दोनों इक्वल हैं। तो एन एम का हाफ क्या है, एन एम का हाफ है एल एम। तो फिर अगर एन एम का हाफ एल एम है तो आप ये कह सकते हो कि बी सी का हाफ भी एल एम है। एक ही बात है ना, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, एन एम इज़ इक्वल्स टू बी सी। तो आपने अगर ये लिखा कि एल एम इज़ द हाफ ऑफ एन एम, यहाँ से ये देखें एल एम इज़ द हाफ ऑफ एन एम, तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि एल एम इज़ द हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि बी सी जो है वो क्या है, एन एम के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए बी सी इज इक्वल्स टू एन एम था, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और उसके बाद एल एम इज़ द हाफ ऑफ एन एम, एल एम इज़ द हाफ ऑफ एन एम, एल एम इज़ द हाफ ऑफ एन एम। तो आपने यहाँ से देखना है, ये देखिए एन एम क्या है, बी सी के इक्वल है, तो इस एन एम की जगह आपने क्या लिख देना है, बी सी। जब आप यहाँ पे बी सी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एल एम इज़ द हाफ ऑफ बी सी। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। इस थ्योरम में आपको एक डायग्राम दी गई थी ए बी सी, उसकी दो साइड्स ली गई थी ए बी और ए सी, उनके दो मिड पॉइंट्स लिए गए थे और उन दो मिड पॉइंट्स को जोड़कर एक लाइन बनाई गई थी एल एम, ठीक है। और हमने ये प्रूव करना था कि एल एम जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल भी है, और बी सी की लंबाई अगर देखी जाए तो वो एल एम की लंबाई से डबल है, यानी एल एम उसका हाफ है। तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या की थी कि एल एम के इक्वल हमने एन एल बना लिया था, और फिर उसके बाद हमने एन को बी से जोड़ा और एंगल्स को नाम दे दिए थे, एंगल 1, 2 एंड एंगल 3। फिर हमने इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर किया था, इन दो ट्राइंगल्स को हमने कंपेयर किया था। कंपेयर करते हुए हमने क्या क्या लिया था, तीन चीज़ें लेनी है इक्वल करने के लिए। हमने ये लिया था कि एन एल इज इक्वल टू एल एम, क्योंकि ये हमने खुद ही कंस्ट्रक्शन में किया था कि इन दोनों को बराबर लिया था। इसके अलावा बी एल और ए एल को हमने इक्वल किया, क्योंकि एल जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो इसलिए दोनों टुकड़े बराबर हो गए।
तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, हमने क्या ली, वर्टिकल एंगल्स। वर्टिकल हमेशा जो इस तरह क्रॉसिंग से एंगल्स बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कर देना है। ठीक है, 3 चीज़ें इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास इक्वल हो गई। कौन कौन सी? साइड, एंगल एंड साइड। 3 चीज़ें जब इक्वल हुई तो हमने कहा कि ये दोनों ट्राइंगल्स ही इक्वल हैं। जब दो ट्राइंगल्स इक्वल हो जाती हैं तो उनकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स इक्वल हैं। हमें इस साइड से गर्ज थी NB = AM हमने कर दी, और हमें इस एंगल से गर्ज थी एंगल A एंगल 3 की इक्वल हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि एंगल A जो है एंगल 3 की इक्वल अगर है तो एंगल A किस पे बन रहा है? AM पर, और एंगल 3 किस पे बन रहा है? NB पर। तो ये अगर दो वर्टिकल एंगल्स बराबर होते हैं तो इट मीन्स कि वो जिन लाइंस पे बन रहे हैं वो लाइंस क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो बच्चों अगर NB पैरेलल है AM के, तो NB जो है वो AM के पैरेलल है, तो ऑफ कोर्स AC के भी पैरेलल है, वही लाइन आगे जा रही है। या फिर इसको मैं यूँ भी कह सकती हूँ कि NB जो है वो जस्ट MC के भी बराबर है, क्योंकि ये उसी लाइन का ही एक टुकड़ा है, MC के पैरेलल है। ठीक है, तो ये बात भी ठीक हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जो AM है वो किसके इक्वल हमने प्रूव किया है? NB के। और AM अगर हम वापस गिवन में जाएं तो वो किसके इक्वल था? MC के, क्योंकि M जो है वो क्या है? इनका मिड पॉइंट है। तो अभी आपने प्रूव किया कि NB = AM, और आपने गिवन में कहा था कि AM = MC, तो यू कैन से दैट NB = MC। ठीक है, NB = MC। ये चीज़ रिपीट कर देती हूँ। पैरेलल आपने शो कर लिया था कि एंगल, ये वाले एंगल इक्वल होने की वजह से ये दो लाइंस पैरेलल हो गई हैं, और वो लाइन अगर पैरेलल हैं, NB AM के पैरेलल है, तो NB जो है वो MC के भी पैरेलल हो गया था। और इसके अलावा हम इक्वल की बात अगर करें तो NB साइड AM साइड की इक्वल हमने इसलिए की क्योंकि दो ट्राइंगल्स अगर इक्वल हो जाती हैं तो उनकी तमाम साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। अब इसकी ये वाली साइड और ये साइड क्यों इक्वल है? क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। तो जब एक चीज़ इसके इक्वल है और वही चीज़ यहाँ पे इसके इक्वल आप प्रूफ कर रहे हो, तो इट मीन्स कि तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो डायरेक्ट आप कहो कि NB जो है वो MC के इक्वल है। अब देखिए NB MC के इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। अगर ऐसा है तो फिर ये क्या बन गई? एक पैरेललोग्राम बन गई है। और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो फिर ये वाली जो साइड्स हैं ये भी क्या हैं? पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। बच्चों अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो BC = NM है, बट LM इज़ दी हाफ ऑफ NM। LM NM का हाफ है। LM अगर NM का हाफ है तो LM फिर BC का भी हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BC किसके इक्वल है? NM के। तो अगर एक चीज़ NM की हाफ है तो फिर वो BC का भी हाफ है। और यही तो बच्चों हमने प्रूव करना था कि LM इज़ दी हाफ ऑफ BC, थर्ड साइड का हाफ है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है बट नॉट टू टफ। आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे ये अच्छे से हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत ज़्यादा तवज्जो अपनी स्टडी पे दें। अल्लाह हाफ़िज़।